वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं अपनी एरर शीट नंबर 3 करने, जिसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे कि हमने पहली 2 वीडियोस में कवर किए हैं। एंड आई होप कि हमने जो अपनी एरर शीट नंबर 1 एंड 2 की है उसमें आपको सभी सेंटेंसेस की क्लैरिटी होगी और उनमें हमने जो कंसेप्ट्स रिवाइज किए हैं वो भी आपको क्लियर होंगे। सिमिलरली उसी तरह से आज हम अपनी एरर शीट नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि पिछले ही कुछ कंसेप्ट रिवाइज हो और हो सकता है कुछ न्यू वंस भी हम रिवाइज करें। क्लियर? चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस क्या है आज की हमारी शीट में? फर्स्ट सेंटेंस है द एडोलेसेंट पीरियड ऑफ लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। एक एडोलेसेंट पीरियड ऑफ लाइफ है, उसकी बात हो रही है। लाइक हमारी लाइफ में काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। क्लियर? तो जो एडोलेसेंट पीरियड है उसको बोला गया है वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हमारी जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं उनमें काफ़ी सारे स्टेज आते हैं, लेकिन उसमें जो एडोलेसेंट पीरियड ऑफ लाइफ को जो बोला गया है वो कैसा होता है? इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। कि जो एडोलेसेंट पीरियड होता है वो कौन सा पीरियड है जिसमें हमारे पास बहुत सारा स्ट्रेस होता है, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो सही तरह से सुलझा हुआ नहीं रहता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं उस एज ग्रुप में या उस पार्ट ऑफ लाइफ में। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे अपना चेक करें। एडोलेसेंट पीरियड ऑफ लाइफ जो कि है सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब बताइए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है? तो ये पीरियड ऑफ लाइफ है, क्या हम इसे गिन सकते हैं एडोलेसेंट पीरियड? बताइए क्या ये काउंटेबल है? नहीं, एडोलेसेंट पीरियड अनकाउंटेबल चीज़ है। अनकाउंटेबल है यानी कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। और इसी को बोला गया है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे ये देखिए एक कीवर्ड था जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना था, जो बार बार हमने रिवाइज किया है, और वो क्या है? वन ऑफ। वन ऑफ के बारे में हमने पढ़ा था। वन ऑफ का मतलब क्या होता है? वन ऑफ हमेशा ज़्यादा में से सिलेक्शन करता है। वन ऑफ हमेशा क्या करता है? सिलेक्शन। तो इसके साथ जो सिलेक्शन ग्रुप है हमें इसे चेक करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कि वन ऑफ के साथ जो सिलेक्शन ग्रुप है वो हमेशा किस फॉर्म में आता है? प्लूरल फॉर्म में। क्यों आता है? तो हमने रीज़न बहुत सिंपल सा डिस्कस किया था कि कभी भी हम एक में से तो कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेक्शन कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए यानी कि प्लूरल। तो वन ऑफ एक की सिलेक्शन करता है ज़्यादा में से, ज़्यादा में से करता है तो सिलेक्शन ग्रुप क्या हुआ? प्लूरल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ी थी, जिस एक को इसने सेलेक्ट कर लिया उस ग्रुप में से, इस ग्रुप में से जिस एक को उस वन ऑफ ने सेलेक्ट किया है, उस एक के लिए जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर। उस एक के लिए जो वर्ब आती है वो कैसी आएगी? सिंगुलर। ज़्यादा में से सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन ग्रुप प्लूरल। उस ग्रुप में से एक को सेलेक्ट किया तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो यहाँ पे हम देखिए क्या बोल रहे हैं, जो मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती हैं, ठीक है, तो उसमें से जो एक है, उसमें से एक, यानी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा है, तभी तो उनमें से एक को हम क्या बोल रहे हैं? एक उनमें से स्टेज कौन सी होती है? एडोलेसेंट पीरियड की। जो भी हमारी डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनमें से एक कौन सी होती है? एडोलेसेंट पीरियड। तो वन ऑफ के साथ ये जो आपका सिलेक्शन ग्रुप आया है ना, डिफिकल्ट स्टेज, ये कैसा होना चाहिए? प्लूरल। कैसा होना चाहिए? प्लूरल। हम यहाँ पे स्टेज नहीं, क्या लिखेंगे? स्टेजेस। क्या लिखेंगे? स्टेजेस। द एडोलेसेंट पीरियड ऑफ लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इज नोन एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। क्लियर? दोबारा से देखिए, हमने यहाँ पे क्या कहा? स्टेज को क्या किया है? स्टेजेस। वन ऑफ सिलेक्शन कर रहा था, किस में से सिलेक्शन कर रहा था? द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि जो भी डेवलपमेंट की डिफिकल्ट स्टेज होती हैं उनमें से एक। तो स्टेज ज़्यादा होंगी, इसलिए उनमें से एक की बात हो रही है, तो हमने स्टेज को किस में चेंज किया? स्टेजेस, क्योंकि ये सिलेक्शन ग्रुप था, प्लूरल। अब उसमें से किस एक स्टेज को हमने सबसे ज़्यादा पीरियड ऑफ स्ट्रेस बोला है? वो कौन सी है? एडोलेसेंट पीरियड ऑफ लाइफ, और वो तो सिंगुलर थी, इसीलिए उसकी वर्ब यहाँ इज क्या आ गई है? सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब उसकी क्या आई है? सिंगुलर। वन ऑफ के साथ आपको इन 2 पॉइंट्स पे ही क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार इसी कंसेप्ट पे रिपीट होता है। वन ऑफ के साथ जो सिलेक्शन ग्रुप है वो हमेशा कैसा रहता है? प्लूरल। और वन ऑफ ने जिसकी सिलेक्शन की उस ग्रुप में से, वो वर्ब कैसी लेगा? हमेशा सिंगुलर, क्योंकि हम एक को सिलेक्ट कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। नीदर नॉर का मीनिंग क्या होता है? ना तो ये ना तो वो। तो यहाँ पे हम अपना कंसेप्ट रिवाइज करेंगे जो हमने अपने 50 इंपॉर्टेंट रूल्स में भी किया था। हमारे पास ये कंजंक्शंस होती हैं, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो।
नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, ना तो ये ना तो वो। इधर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मीनिंग ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। सो हमने कहा था ये तीनों आपको याद रखने, ये कंजंक्शंस होते हैं और इनके साथ जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपको दो चीज़ें फटाफट से चेक करनी है, ठीक है। हम बोले ना तो ये ना तो वो, तो ये हमेशा दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, कंजंक्शंस हैं और ये हमेशा दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। जैसे नीदर के बाद यहाँ क्या है, डॉक्टर्स, और नॉर के बाद क्या है, नर्स। ऐसे इधर और भी हो सकता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी। तो ये सारी कंजंक्शंस हमेशा दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करती हैं। तो आपको याद रखना है कि इनके साथ हमेशा जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो हमेशा कौन सा होता है, सेकेंड सब्जेक्ट। सेकेंड सब्जेक्ट ही आपका मेन सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वर्ब हमेशा किसके लिए आएगी, सेकेंड सब्जेक्ट के लिए। हमने पढ़ा कि सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है और जब भी आप इन कंजंक्शंस के साथ दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो वर्ब हमेशा आपके सेकंड सब्जेक्ट के लिए आती है, क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट है। इसी को हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि इन कंजंक्शंस के साथ जब भी आपको वर्ब लगानी है तो वो किस सब्जेक्ट के लिए लगानी है, पहले वाले के लिए या दूसरे वाले के लिए। तो हम क्या लिख रहे हैं उसके लिए, नियरेस्ट टू द वर्ब, जो भी वर्ब के नियरेस्ट होगा, जो वर्ब के सबसे पास में दिखेगा आपको सब्जेक्ट, उसी के लिए वर्ब लगाएंगे। तो चाहे आप ऐसे याद रखिए कि नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके साथ मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, सेकंड सब्जेक्ट। या फिर क्या याद रख सकते हैं, जो वर्ब के बिल्कुल पास होगा। तो देखिए यहाँ पे नीदर के साथ पहला सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर्स, और दूसरा क्या है, नर्स। क्लियर। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, नर्स की बात करें तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब किसके लिए आएगी, अभी भी हमने पढ़ा सेकंड सब्जेक्ट के लिए। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, नर्स। तो यहाँ वर नहीं, क्या लिखेंगे, वॉज। Neither the doctors nor the nurse was present when the patient reached the hospital. और सेकंड पॉइंट से भी हम रिवाइज कर सकते हैं, हमने कहा नियरेस्ट टू द वर्ब। वर्ब क्या थी यहाँ पे, वर, और उसके नियरेस्ट क्या है, नर्स सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर है। सो हमने वर्ब कैसे यूज की, सिंगुलर। वर्ब को किस में रिप्लेस करना है, वॉज में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल वाइल एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी। तो मैनेजर ने उससे कहा कि शी एक लड़की है, उससे कहा कि उसको और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। वाइल का मतलब जिस दौरान, जिस दौरान वो क्या कर रही थी, एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी, जिस दौरान वो कंपनी के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रही थी, लागू कर रही थी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सो मैनेजर सब्जेक्ट है, मैनेजर ने कहा, किससे कहा, हर से। द मैनेजर टोल्ड हर, हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल। अब टोल्ड से हमें पता लग रहा है ये सारी बात किस में चल रही है, पास्ट में। सारी बात किस में चल रही है, पास्ट में। तो मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल। मैनेजर ने उससे कहा कि उसे और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल सही है। वाइल एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी। वाइल के बाद क्या आ गया, एग्जीक्यूटेड, सेकेंड फॉर्म, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड यानी कि उसने किया था, या जब वो कर रही थी तब उसे केयरफुल होना चाहिए था, बताइए। मैनेजर ने उससे कहा कि वो एक काम कर रही थी, उस समय उसको केयरफुल होना चाहिए था, जब काम कर चुकी थी, जब वो काम कर रही थी तब केयरफुल होना चाहिए था ना। एग्जीक्यूटेड का मतलब तो वो जब कर चुकी थी उसके बाद नहीं। तो देखिए वाइल का मतलब क्या है, वाइल का मतलब क्या होता है, वाइल का मतलब होता है जिस दौरान, मीन वाइल, मीन वाइल, या फिर हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम। सो वाइल हमें पता है टाइम को डिनोट कर रहा है, यानी कि जिस समय ऐसा हो रहा था, एट द सेम टाइम। तो याद रखिए वाइल के साथ हमेशा आप कंटिन्यूस वर्ब यूज़ करते हैं। वाइल के साथ हमेशा कंटिन्यूस वर्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं कि उस दौरान जो हो रहा था, उस दौरान जो हो रहा था, यानी कि कंटिन्यूटी में था वो एक्शन, तब की बात होती है। तो वाइल के साथ हमेशा कैसी फॉर्म यूज करनी है आपने वर्ब की, कंटिन्यूस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जिसको हम बोल देते हैं। तो यहाँ क्या आना है, द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल वाइल एग्जीक्यूटेड, नहीं आएगा, क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी। तो मैनेजर ने उससे कहा कि उसे और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए जब वो कंपनी के काम क्या कर रही थी, एग्जीक्यूट कर रही थी, जिस दौरान वो कर रही थी। ठीक है, मीन वाइल का आता है एट द सेम टाइम। तो वाइल हमेशा अपने साथ कैसी वर्ब यूज़ करता है, कंटिन्यूस वर्ब, क्योंकि वो उस दौरान की बात करता है। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट डिस्टर्ब द बॉय, ही प्रिपेयर्स फॉर हिज एग्जामिनेशन। ही प्रिपेयर्स, ही जो है प्रिपेयर्स यानी कि फर्स्ट फॉर्म का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो प्रिपेयर करता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा होता है, मैं ऐसा करती हूँ, वो ऐसा करता है।
तो हम बोल रहे हैं उस बॉय को डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब। ये हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, पास्ट में बोल रहे हैं, फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उस बॉय को डिस्टर्ब मत करो। उस अकॉर्डिंग हमें लगेगा कि ये वर्ब तो बिल्कुल सही है, हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी है प्रेजेंट, बट हम बोल रहे हैं उस बॉय को डिस्टर्ब मत करो। ही प्रिपेयर्स फॉर हिज एग्जामिनेशन। वो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है या कर रहा है? बताइए, सेंटेंस को पढ़ के क्या मीनिंग समझ में आ रहा है कि उस बॉय को डिस्टर्ब मत करो, वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है या कर रहा है? तो ऑब्वियसली हमें मीनिंग समझ में आ रहा है कि हम बोल रहे हैं उसको डिस्टर्ब मत करो, वो पढ़ रहा है, वो प्रिपेयर कर रहा है। कर रहा है यानी कि उसका जो एक्शन है वो कैसा है? कंटिन्यूस। उसका एक्शन कैसा है? कंटिन्यूस। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसका मतलब तो है कि हम एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो रेगुलर होता है। हम रेगुलर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं उसको डिस्टर्ब मत करो, वो प्रिपेयर कर रहा है। कर रहा है यानी कि उसका वो कंटिन्यूस एक्शन है, कर रहा है, कंटिन्यूस भी है, और हमें बात से पता लग रहा है कि वो और किस टाइम में चल रहा है, प्रेजेंट में। तो कौन सा टेंस आएगा यहाँ पे? प्रेजेंट कंटिन्यूस। सो हम यहाँ पे प्रिपेयर्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इज प्रिपेयरिंग। डोंट डिस्टर्ब द बॉय, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन। क्लियर? देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, ही प्रिपेयर्स दिया था जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस था। ही प्रिपेयर्स मतलब वो प्रिपेयर करता है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो करता है, हम उसकी रेगुलरिटी नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि इस फ्रेज से पता लगा कि हम अभी की बात कर रहे हैं, राइट नाउ की बात कर रहे हैं। राइट नाउ, राइट नाउ क्या चल रहा है। और जब भी हमने कोई राइट नाउ वाले एक्शन की बात करनी हो कि अभी क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे अभी हम बात कर राइट नाउ, हम क्या कर रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग यू। आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं। यू आर स्टडिंग, यू आर वॉचिंग द वीडियो। सो जो राइट नाउ वाले एक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस। और ये डोंट डिस्टर्ब द बॉय फ्रेज ने बताया कि ये राइट नाउ एक्शन की बात हो रही है कि उसको डिस्टर्ब मत करो, हम अभी की बात कर रहे हैं, राइट नाउ। तो वहाँ पे कौन सा टेंस आया? प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। She rarely approached nobody to talk about the problems that she was facing. So first of all हमने सब्जेक्ट चेक कर लिया, वर्ब चेक कर ली सेकेंड फॉर्म, एंड अगर हमने आगे देखा दैट कंजंक्शन है जिसने दूसरी बात स्टार्ट की, शी वॉज फेसिंग, ये भी पास्ट में चल रही है, शी वॉज फेसिंग। शी रेयरली, कि उसने, रेयरली का मतलब क्या होता है? ना के बराबर, मुश्किल से ही, कि उसने ना के बराबर ही किसी को अप्रोच किया था प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए जो कि वो फेस कर रही थी। पास्ट की बात हो रही है, हम शी लड़की की एक बात कर रहे हैं कि उसने ना मुश्किल से किसी को अप्रोच किया, ना के बराबर किसी को अप्रोच किया है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए जो कि वो उस समय फेस कर रही थी। तो पास्ट की बात थी, अप्रोच, यहाँ पे भी पास्ट आया, तो ठीक है। पैरेललिज्म और टेंस की कोई मिस्टेक नहीं है। क्लियर? पैरेललिज्म भी है, जो बात चल रही है पूरी पास्ट में चल रही है। अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ गया है? रेयरली और नोबडी। रेयरली कैसा वर्ड है? नेगेटिव। नोबडी भी कैसा वर्ड है? नेगेटिव। क्लियर? सो अगेन हमने अपनी 50 इंपॉर्टेंट रूल्स वाली वीडियो में एक रूल किया था जिसमें हमने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे। फॉर एग्जाम्पल, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, नेवर, और भी कुछ होंगे। तो ये सारे वर्ड्स कैसे होते हैं? टोटली नेगेटिव वर्ड्स। ये यानी कि हमेशा सेंटेंस में उस बात में नेगेटिव मीनिंग लेकर आते हैं। जैसे कि रेयरली का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। रेयरली का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। तो ये नेगेटिव वर्ड लेके आ रहे हैं। इन वर्ड्स में ना पहले से ही होता है। इनमें एक और वर्ड भी आता है, सेल्डम। सो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ना का मीनिंग पहले से ही आता है, नहीं का मीनिंग पहले से ही आता है। अब जब कोई वर्ड खुद ही ना का मीनिंग लेकर आ रहा है तो उसके साथ कभी भी हम नॉट, नेवर या नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करते। ये वर्ड्स खुद ही क्या हैं? नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव वर्ड्स के साथ ना तो कभी नॉट यूज़ करते हैं, ना कभी नेवर यूज़ करते हैं, और ना ही कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं। क्लियर? जो वर्ड खुद नेगेटिव है उसके साथ ना तो हम नॉट यूज़ करेंगे, ना नेवर यूज़ करते हैं, ना ही अलग से कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव मीनिंग लेकर आ रहे हैं, वो खुद ही ना का मीनिंग लेकर आ रहे हैं। तो इन वर्ड्स के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आता है। तो देखिए इस सेंटेंस को कैसे सही करेंगे हम। सो यहाँ पे ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव है, ये तो गलत हो गया। अब हमें चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे? देखिए कि उसने मुश्किल से ही किसी को अप्रोच किया था। शी रेयरली अप्रोच, तो नोबडी नहीं, क्या लिखेंगे? एनीबडी। एनीबडी, क्योंकि एनीबडी थोड़े ना नेगेटिव का मीनिंग लेकर आता है। नोबडी जो है वो नेगेटिव का मीनिंग लेकर आया, लेकिन हमने नोबडी को किससे रिप्लेस कर दिया? एनीबडी से। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमने रिप्लेस तो किससे कर दिया? एनीबडी से। हमने समबडी से क्यों नहीं किया? शी रेयरली अप्रोच समबडी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एनी और सम, यहाँ पे लिख देती हूँ एनी और सम। एनी और सम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एनी और सम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए सम हमेशा किस में यूज़ होता है? पॉजिटिव मीनिंग में। सम जो है वो पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। क्या हम यहाँ पॉजिटिव कंटेक्स्ट लेकर आ रहे थे? नहीं। और एनी जो है वो किस में होता है? नेगेटिव कंटेक्स्ट में।
एनी किस कंटेक्स्ट में यूज होता है? नेगेटिव में। क्लियर? तो हमने यहाँ पे कंटेक्स्ट नेगेटिव करना था, वर्ड नेगेटिव नहीं लेकर आना था, इसलिए नोबडी तो गलत था। शी रेयरली अप्रोच, तो नोबडी को किससे रिप्लेस किया? एनीबडी से, क्योंकि एनीबडी में एनी आ गया जो कि कैसा कंटेक्स्ट लेकर आता है? नेगेटिव। समबडी नहीं लिखा क्योंकि समबडी कैसा, सम वर्ड जो है वो कैसा कंटेक्स्ट लेकर आता है? पॉजिटिव। ये एनी और सम में बेसिक डिफरेंस है कि सम जो है वो एक पॉजिटिव कंटेक्स्ट लेकर आता है और एनी जो है वो नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। क्लियर? So she rarely approached anybody to talk about the problems that she was facing. So negative words के साथ not नहीं यूज करते, never नहीं कर सकते। बेसिकली कोई भी नेगेटिव वर्ड के साथ दोबारा से कोई अलग नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट, इट हैज बीन रेनिंग टिल मॉर्निंग। इट कैसा सब्जेक्ट होता है? तो इट के बारे में भी हमने पढ़ा था। इट जो है वो हमेशा ही कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर। इट हमेशा कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर। उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। और हैज़ कैसी वर्ब है? सिंगुलर ही है, तो इतना तो सही है। इट हैज़ बीन रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग। हैज़ बीन रेनिंग का मतलब क्या है? बारिश होती आ रही है। हैज़ बीन रेनिंग। हैज़ प्रेजेंट है, प्रेजेंट वर्ब। बीन कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। बी वॉज बीन। और थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है? परफेक्ट। परफेक्ट वर्ब। रेनिंग कौन सी हो गई? कंटिन्यूस। सो यहाँ पे देखिए हमारा टेंस कौन सा बना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैज़ बीन रेनिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स जो एक्शन शुरू हुआ था पास्ट में तब से चलता आ रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग। बारिश होती आ रही है। कब से हो रही है? टिल मॉर्निंग। मॉर्निंग तक हो रही है, बारिश होती आ रही है। हम बोल रहे हैं बारिश होती आ रही है, मॉर्निंग तक हो रही है, मॉर्निंग से हो रही है। कुछ है कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है और हम बोल रहे हैं प्रेजेंट तक चल रहा है। पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट तक चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो हम ये तो नहीं बोल रहे ना सुबह तक हो गई, हम बोल रहे सुबह से हो रही है। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ टिल आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? जब भी हमने कुछ ऐसा बताना हो कि एक एक्शन जो पहले शुरू हुआ था तब से चल रहा है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? हमने दो वर्ड्स पढ़े थे, सिंस एंड फॉर। क्या पढ़े थे? सिंस एंड फॉर। सिंस किसके साथ आता है? पर्टिकुलर टाइम के साथ। फॉर किसके साथ आता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। मॉर्निंग हो गई, एक पर्टिकुलर टाइम था हमारे दिन का, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। टिल नहीं आना था, टिल तो आगे आने वाले टाइम की बात करता है, लेकिन ये एक्शन तो पहले से चल रहा था। हम ये थोड़ी बोल रहे कि आगे तक चलेगा, हम बोल रहे पहले से चल रहा है। तो वहाँ पे क्या आना था? सिंस और फॉर, जिसमें कि हमने सिंस यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया था? मॉर्निंग, जो एक पर्टिकुलर टाइम था डे का। क्लियर? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रीटा विल नेवर हैव चेंज्ड हर जॉब इफ शी वुड हैव बीन प्रमोटेड। विल मॉडल वर्ब है, पढ़ा था। मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, तो हैव आ गया है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। तो इतना वर्ब का अगर वो देखें कि क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, सही है। नेक्स्ट इफ शी वुड, अगेन वुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो हैव आ गया है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है बीन, एंड आगे प्रमोटेड, ये भी थर्ड फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे क्या मीनिंग समझ में आ रहा है? रीटा विल नेवर हैव चेंज हर जॉब इफ शी वुड हैव बीन प्रमोटेड। ठीक है, कि रीटा जो है अपनी जॉब कभी चेंज ना करती अगर उसे प्रमोट कर दिया गया होता, अगर उसे प्रमोट कर दिया गया होता। अब इसमें हमने दिक्कत क्या है, क्या हम यहाँ पे चेक करें तो देखिए विल एक प्रेजेंट मॉडल वर्ब होता है और वुड एक पास्ट मॉडल वर्ब होता है, इतना हमें क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इफ़ जो है वो क्या मीनिंग लेकर आता है? अगर का। इफ़ जो है वो क्या लगा रहा है? इफ़ क्या लगा रहा है? कंडीशन। इफ़ क्या लगा रहा है? कंडीशन। और हमारे पास बहुत 3 कंडीशनल्स हम पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे भी सेंटेंस बहुत रिपीट होते हैं। तो याद रखिए जब भी इफ़ कंडीशन लगाता है तो वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा, क्योंकि इस केस में इफ़ जो है वो खुद क्या बन जाता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ना। अब इसमें एक तो क्या हो जाएगा आपकी, या दोनों तरफ सेंटेंस होगा। एक पार्ट क्या होगा आपका? मेन सेंटेंस। एक होगा आपका मेन सेंटेंस और एक क्या होगा? कंडीशन। एक क्या होगा? मेन सेंटेंस और एक क्या होगा? कंडीशन। इफ़ खुद कंजंक्शन का काम करता है और उसका मीनिंग क्या होता है? अगर। क्लियर? कंजंक्शन का काम करे यानी कि दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा। जब ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा तो एक पार्ट हमेशा मेन सेंटेंस यानी कि जो मेन बात है उसको डिनोट करेगा, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या हो जाता है? उस इफ की कंडीशन। क्लियर? अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पार्ट कंडीशन है? तो याद रखिए इफ़ के साथ वाला पार्ट ही उसकी हमेशा क्या होगा? कंडीशन। इफ़ के साथ जो पार्ट आता है वही हमेशा उसकी क्या बन जाता है? कंडीशन। और दूसरा पार्ट क्या होता है? मेन सेंटेंस। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या है? ये कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन पूरी की गई होती तो ये भी हो जाता। तो कंडीशन पे ही मेन सेंटेंस डिपेंड करता है। क्लियर?
तो जब भी आपको ऐसे कंडीशनल आ जाए और आपको चेंज करना है तो आप किसे चेंज करेंगे? ऑब्वियसली पहले हम कंडीशन देखेंगे ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इफ शी वुड हैव बीन प्रमोटेड, अगर उसे प्रमोट कर दिया गया होता तभी तो ये चीज़ पूरी होती, तभी तो वो जॉब चेंज ना करती। तो इस कंडीशन पे डिपेंड था, यानी कि हम इस पार्ट में कुछ चेंज नहीं करेंगे, इस पे तो डिपेंड है। तो हम इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, यानी कि ये क्या करेंगे, विल को भी क्या करेंगे इसमें, वुड, विल को भी क्या करेंगे, वुड। रीटा वुड नेवर हैव चेंज हर जॉब इफ शी वुड हैव बीन प्रमोटेड। रीटा जो है कभी भी अपनी जॉब जो है वो चेंज ना करती अगर उसे प्रमोट कर दिया गया होता। क्लियर? अब हमने विल को चेंज क्यों किया है? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन में यहाँ वुड आ गया है। अब वहाँ विल थोड़े लगाएंगे, फ्यूचर थोड़े ना करेंगे। विल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर। हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा भी हो गया होता। तो पास्ट है तो इसलिए विल को किस में चेंज कर दिया, वुड में। सो हमने इफ़ के बारे में पढ़ा। यहाँ पे इफ़ जो है कंडीशन लगाता है जिसमें कि वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा, एक मेन सेंटेंस होता है और एक उसकी कंडीशन। उसमें भी हमने कहा फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इफ़ हमेशा अपने साथ अपनी कंडीशन ही लेकर आता है। क्लियर? अब कंडीशन क्या थी कि अगर उसे प्रमोट कर दिया गया होता, ये कंडीशन थी, उस पर ही ये मेन सेंटेंस डिपेंड था। कंडीशन हमने देख ली, अगर उसे प्रमोट कर दिया गया होता तो वो जो चेंज ना करती। तो इसलिए मेन सेंटेंस में हमने विल को किस रिप्लेस किया, वुड से, क्योंकि विल तो फ्यूचर डिनोट कर रहे हैं, हम तो पास्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने उसको किस में चेंज कर दिया, वुड में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आई हैव बीन अ वेजिटेरियन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन यानी कि मैं वेजिटेरियन हूँ, कब से हूँ, काफ़ी लंबे समय से। आई सब्जेक्ट है। देखिए आई होता तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल यूज़ करता है, तो यहाँ पे हैज़ नहीं किया है, हैव, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, हैज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, प्लूरल और आई सब्जेक्ट के साथ हैव आता है हमेशा। तो आई हैव बीन अ वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन हूँ, कब से हूँ, सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। तो क्या पर्टिकुलर टाइम गिवन है आपको कब से है वेजिटेरियन? नहीं, तो यहाँ सिंस नहीं, क्या आएगा, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आपको दिया गया होता यहाँ पे कि आप किसी ईयर की बात करें 2001, या दिया होता 1990, तो ये पर्टिकुलर टाइम होते, तब आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिंस। लेकिन यहाँ हमें टाइम नहीं दिया, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, बोलो बहुत लंबे समय से, हमें नहीं पता वो टाइम कब शुरू हुआ, जब आप वेजिटेरियन होना शुरू हुए, तो वहाँ पे क्या आएगा, फॉर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द चेयर दैट आई हैव बॉट रिसेंटली। रिसेंटली वर्ड यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैव बॉट। हैव बॉट कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। इतना सही है। द चेयर दैट आई हैव बॉट रिसेंटली इज कॉस्टली देन आ गया है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, कंपैरिजन। देन क्या आ गया है यहाँ पे, कंपैरिजन। देन व्हाट आई बॉट लास्ट ईयर। देखो जो रिसेंटली परचेज की थी उसके लिए तो टेंस कौन सा आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अभी मत बोला ना कि यहाँ पे पैरेललिज्म क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे तो प्रेजेंट है और यहाँ पे तो बॉट सेकंड फॉर्म आ गई, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको टाइम दिया है साथ साथ। यहाँ रिसेंटली है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया है। यहाँ पे था कि जो आपने कब खरीदी थी, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है तो पास, इसलिए उसका एक्शन कौन सा आया है, सिंपल पास्ट टेंस में। आई होप इतना क्लियर है। सो हम बोल रहे हैं द चेयर दैट आई हैव बॉट रिसेंटली इज कॉस्टली देन व्हाट आई बॉट लास्ट ईयर, कि जो चेयर मैंने अभी रिसेंटली खरीदी है वो कॉस्टली है, किससे कॉस्टली है, जो मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी। कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन हो रहा है तो उसके लिए तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। दो में जब कंपैरिजन होता है तो कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री। तो हम यहाँ पे कॉस्टली नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस्टलियर। क्लियर? कॉस्टली की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, कॉस्टलियर। और दैन यहाँ क्या शो कर रहा है, दैन से पता लगा ना कंपैरिजन है। देखिए THAN, दैन क्या शो करता है, कंपैरिजन। और THEN जो है वो टाइम की बात करता है। देन मतलब तब। क्लियर? तो THAN देन कंपैरिजन करता है। और यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है, कॉस्टली पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होगी, कंपैरेटिव कॉस्टलियर, सुपरलेटिव कॉस्टलीएस्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है द टीम हैज वन द चैंपियनशिप बिफोर देयर स्टार प्लेयर गॉट इंजर्ड, कि जो टीम है वो चैंपियनशिप जीत गई थी या जीत गई है। अभी तो कौन सा टेंस दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, जीत चुकी है टीम, जो है चैंपियनशिप जीत चुकी है। बिफोर देयर स्टार प्लेयर गॉट इंजर्ड, गॉट कौन सी फॉर्म आ गई, सेकेंड फॉर्म। बिफोर क्या बता रहा है आपको, सीक्वेंस बोल सकते हैं या टाइम बता रहा है। ठीक है, बिफोर देयर स्टार प्लेयर गॉट इंजर्ड, कि उनका जो एक स्टार प्लेयर था जो सबसे ज़्यादा अच्छा खेलता था वो इंजर हुआ। इंजर कब हुआ, वो पास्ट में।
और वो बोल रहे हैं उससे भी पहले, बिफोर, उससे भी पहले वो चैंपियनशिप जीत चुके थे। बिफोर क्या डिनोट कर रहा है? टाइम। और टाइम पे ही क्या डिपेंड करता है? एक्शन। हमने हमेशा पढ़ा है टाइम पे क्या डिपेंड करता है? एक्शन। तो हमने कहा कि उनका जो स्टार प्लेयर था ना वो जख्मी हुआ, सेकेंड फॉर्म गॉट आ गई कि वो जख्मी हुआ, और उससे पहले वो चैंपियनशिप जीत चुके हैं, जीत चुके थे। तो वो पास्ट में इंजर हुआ और उससे भी पहले वो जीत चुके थे। क्लियर? तो जीतने का एक्शन तो उसके जख्मी होने से भी पहले का था, तो आपका सारा एक्शन वो किस में चला गया? पास्ट में। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। हैज वन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हैड वन। द टीम हैड वॉन द चैंपियनशिप बिफोर देयर स्टार प्लेयर गॉट इंजर्ड। क्लियर? तो हमने ना अपने 50 इंपॉर्टेंट रूल में डिफरेंस किया था कि आपका सिंपल पास या पास परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने किया था, देखिए, हम प्रेजेंट में जब कोई बात बताते हैं, प्रेजेंट से पहले जो एक्शन हो गया वो कौन सा होता है? पास्ट, जो कि सेकेंड फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। और उससे पहले भी जो हो गया, जिसको हम पास्ट ऑफ अ पास्ट भी बोल देते हैं, वो किससे डिनोट होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म से। अब हम प्रेजेंट में किसी को बात बता रहे हैं कि देखिए, जब उनका स्टार प्लेयर जख्मी हुआ पास्ट में, गॉट, उससे भी पहले वो चैंपियनशिप जीत चुके थे, उससे भी पहले वो चैंपियनशिप जीत चुके थे। बिफोर ने बताया ना हमें, तो देखिए वो इंजर हुआ, पास्ट एक्शन, उससे भी पहले चैंपियनशिप जीत चुके थे, तो वो कौन सा हो गया? पास्ट ऑफ अ पास्ट। क्लियर? तो इसलिए बोलती हूँ कि हमारी जो 50 इंपॉर्टेंट रूल्स वाली वीडियोस हैं, प्लीज़ उन्हें बार बार रिपीट मोड पे देखिए ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर रहें। वहाँ पे अगर आपको बेसिक ये इंपॉर्टेंट रूल्स जो है वहाँ पे अगर आपको क्लियर हो गए तो आपको ये सेंटेंसेस अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? तो अगर आपको लगता है जैसे यहाँ पे हमने ये कंसेप्ट पढ़ा, आपको सिंपल पास या पास परफेक्ट नहीं समझ में आया, तो जाके वो वीडियो देखें ताकि आपको बेसिक से क्लैरिटी हो। क्योंकि यहाँ हम सेंटेंस करें तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं चीज़ें डायरेक्ट फाइंड आउट करनी है कि क्या इसमें एरर था। तो हमने फाइंड आउट किया कि बिफोर से हमें सीक्वेंस पता लग रहा है, एक पास्ट एक्शन है और एक उसका भी पास्ट है। तो पास्ट एक्शन हमेशा सेकंड फॉर्म से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे आ गया गॉट इंजर्ड, उससे भी पहले जो हो गया वो पास्ट ऑफ अ पास्ट है, जो कि किससे रिप्रेजेंट होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म से। सो हमने हैज वन को किससे रिप्लेस किया है? हैड वन को। क्लियर? सो ये हमारे आज के 10 सेंटेंसेस थे एंड आई होप कि आपको आज के ये 10 सेंटेंसेस में बहुत क्लैरिटी हुई होगी और बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखिए कितने ऐसे कंसेप्ट हैं जो बार बार हर वीडियो में रिपीट हो रहे हैं, यानी कि वो एग्ज़ाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में उन्हीं में से देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ उनको बार बार अच्छे से रिवाइज करिए। और हमने कुछ न्यू भी यहाँ पे पढ़े हैं, जैसे हम नीदर नॉर वाले की बात करें, वाइल के बारे में हमने पढ़ा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ऐसे ही हम जितने सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ नई चीज़ें पढ़ते रहेंगे, कुछ पुरानी चीज़ें ही रिवाइज होती रहेंगी। क्लियर? सो आज की वीडियो को अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू।